Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter. Actually, in our previous lecture, we discussed about the introduction of this chapter, and chapter is chapter number 5, 5 Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Okay. So this is our second lecture. So let's start. Yes, so we have already discussed about this page, introduction, what we are going to study in this chapter. So first, how some men became rulers, then Varnas, Janpadas, Mahajanpadas, taxes, changes in agriculture. क्लोजर लुक, ये हम कुछ केस स्टडी करेंगे लास्ट में मगध एंड वजी के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Yes, chapter number 6, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. So students, actually मैंने आपको पहले बताया था, पिछले चैप्टर में बताया था कि ये जो हमारी स्टडी है, जो पिछला जो हमारा 4th चैप्टर था, उस 4th चैप्टर में हमने देखा था कि वो कौन सी एज थी, 3500 ईयर्स की. ठीक है, जैसे हमने करा था ना कि ये हमारा क्या है, जीसस क्राइस्ट वाला, जैसे 0 लेकर चलते हैं, इधर से हम 2020 में जा रहे हैं तो 2000 ईयर्स इधर मान के चले. और हमने जब 4th चैप्टर पढ़ा था तो वो हमारा किस पे था, मतलब कि एक तरीके से वो आप ये कहें कि 2000 साल तो ये हो गए, और यहाँ पर वो नियर अबाउट 15 to 1600. इस वाले मान लो यहाँ पर क्या था, 1500 पे. ओके, ये 1500 है, या फिर आप मान के चलें कि 2000 साल इधर हो गए और 1500 इधर हो गए, तो नियर अबाउट 3500 ईयर्स एगो जो हमने स्टडी की है 4th चैप्टर के अंदर. लेकिन जो हमारा 5th चैप्टर है, उस 5th चैप्टर के अंदर हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा बच्चे यहाँ पर जो है आपकी अपनी बुक के हिसाब से ये चैप्टर जो आपका है वो आपके पास क्या है, 5th चैप्टर है. ओके, नई बुक के हिसाब से क्या है, 5th चैप्टर. सो यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग स्टडी करेंगे इससे 500 साल और क्या आ जाओ, आगे आ जाओ. मतलब अब हम करेंगे 500 साल आगे मतलब कि 1000 ईयर्स की आप बात करने, जीसस क्राइस्ट से लेके चले तो ये 1000 ईयर्स एगो पहले की बात करते हैं, या हम टोटल आज से लेके बात करें तो नियर अबाउट 3000 ईयर्स एगो की हम ये स्टडी कर रहे हैं. और हमने जो पिछला चैप्टर है उसमें हमने ये स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था वहाँ पे, हमने प्रीस्ट एंड राजा के बारे में स्टडी किया था एक लास्ट में हमने. और हमने ये देखा था कि जो राजा होते हैं उस टाइम पर राजा जो थे वो आज के टाइम में जो हम सोचते हैं राजा, वो वाला उनका जो था उनका इन्फ्लुएंस नहीं था, उनकी कोई आर्मी नहीं होती थी. तो इस तरीके से हमने स्टडी किया था. लेकिन अब 500 साल बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है. तो 500 साल के बाद अब इनकी जो सिचुएशन थी उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे. ठीक है, राजा जो होते थे, जो 3500 ईयर्स एगो जो उनकी सिचुएशन थी कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं होता था, उनकी कोई भी ऐसा कोई महल नहीं होता था या आर्मी नहीं होती थी. ठीक है, वो एक जैसे से ही थे. लेकिन इन 500 सालों में इतने चेंजेस आए कि ये जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, ये अब सुपीरियर हो गए थे. इन्होंने अपना जो है एक अपनी सुपरमेसी जो है वो क्रिएट कर ली थी. तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे. सो यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग में जो है वो है इलेक्शन डे. अब क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हम इसमें ये चीज स्टडी कर रहे हैं कि जो ये किंग्स होते थे ये कैसे चुने जाते थे. जैसे आज के टाइम की अगर हम बात करें, आज के टाइम पर हम अपनी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चूज करते हैं, इलेक्शन के जरिए. जब इलेक्शन में हम वोट देने जाते हैं सो उनको इलेक्ट करते हैं, देन हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं. सो यहाँ पर फर्स्ट जो एक स्टोरी दिखाई गई है यहाँ पर, मतलब एक जो है आप देख रहे हैं, ये बच्चा आप ही की उम्र का, ये आप ही की एज का एक बच्चा है जो क्या सोच रहा है, इलेक्शन डे है और शंकरन इसका नाम है. शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and work. जब शंकरन जो है वो उठा तो उसने ये देखा कि उसके जो नाना नानी है वो वोट डालने के लिए जा रहे थे, एंड दे वांटेड टू बी अ फर्स्ट टू रीच पोलिंग बूथ. और वो क्या है, पोलिंग बूथ, तो मतलब कि वो जो एक्चुअली ना जो उनके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उस कहाँ पर पोलिंग बूथ पर वो सबसे पहले पहुंचना चाहते थे.
वोट डालने के लिए, ठीक है। एंड शंकरन, व्हाई शंकरन वांटेड टू नो व्हाट दे सो एक्साइटेड एंड समवट impassionately his grandfather explained, we can choose our own rulers today. So उस मतलब कि अब क्या था कि जो शंकरन था वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं वोट डालने के लिए। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी जल्दी में ये समझाने की कोशिश की और ये कहा कि आज हम अपने रूलर्स को चूज करने के लिए जा रहे हैं। सो आज के टाइम में आपको पता है कि हम इसी तरीके से जो है वोट के जरिए अपनी जो गवर्नमेंट है, अपने रिप्रेजेंटेटिव है, उनको चूज करते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कि जो कुछ लोग हैं वो रूलर्स कैसे बने, उस टाइम पर कैसे वो रूलर्स बने। सो चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट वाज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर आप 50 ईयर्स से लेके चले तो हम अपने जो रूलर्स हैं उनको कैसे चुनते हैं, इलेक्शन के जरिए, चुनाव में वोट देकर हम उनको हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। देन उसके बाद जो जिसको सबसे ज्यादा वोट डालती है वो क्या बन जाता है, हमारा रूलर बन जाता है। लेकिन हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, आज के टाइम में तो हम ऐसे चुनते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 3000 ईयर्स या 3500 ईयर्स एगो की बात करें, तो उस टाइम पर रूलर कैसे चुने जाते थे, पास्ट में रूलर्स को कैसे चुना जाता था। सम ऑफ द राजा we read about the chapter 5th were probably chosen by the Janada people। ये स्टूडेंट, आपने पिछले 4th चैप्टर में मैंने आपको जन बताया था ना, जना आया था वर्ड, कि जो जन क्या होते हैं, पीपल, लोग। और वो क्या करते हैं, वो ऑलमोस्ट क्या करते थे उस टाइम पर, जब 3500 ईयर्स एगो हमने पढ़ा, तो उस टाइम पर ये जो जन होती थी, ये जो लोग होते थे, पीपल होते थी, जनता होती थी, वो क्या चुनती थी, वो राजा को चुना करती थी। तो वो कैसे चुनती थी, वो उनकी स्किल को देखते हुए, जो उनमें से जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर स्किल एबिलिटी होती थी, ओके, कुशल होता था, वो वॉरियर, बहुत अच्छा वॉरियर होता था, मतलब कि स्ट्रोंग होता था, तो ऐसे किसी को जो भी उनको लगता था अपने में से, उसे राजा वो चुन लेते थे। So some of the rajas we read about the chapter 5th were probably chosen by the Jana। Jana means जन कौन होते हैं, people। ओके, हम इसे 4th चैप्टर में भी हमने ये वर्ड पढ़ा है। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, लेकिन 3000 ईयर्स एगो की बात करें, अभी मैंने 3000 ईयर्स बता दिया आपको कैसे यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग जो हैं। अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का देखें तो हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और अगर हम आज के टाइम से देखें तो हम 3000 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। ओके, सो 3000 नियर अबाउट वो कह रहे हैं 3000 ईयर्स एगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजा वर चूजन। अब क्या था, अगर हम 3000 साल पहले से बाकी बात करें तो जो राजा होते थे, राजा बनने की जो प्रोसेस होती थी, उसमें हमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए। कैसे चेंजेस दिखाई दिए बच्चे, हमने पिछले चैप्टर में देखा 3500 ईयर्स एगो हमने जो देखा, उस टाइम पर हमने देखा था कि राजा जो होते थे वो बहुत ज़्यादा, उनका इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते थे, उनकी कोई आर्मी नहीं होती थी। लेकिन जब हम उसके बाद 500 साल बाद की बात करें, 500 साल और आगे आ जाए, 3000 ईयर्स एगो की बात करें, तो उस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस हुए। इन 500 सालों के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए, राजा को चूज करने के लिए काफी सारे चेंजेस आए। वो हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए, कैसे ये जो राजा है इनकी बड़ी बड़ी किंगडम्स बन गई, और ये जो किंग्स हैं, ये जो किंग्स हैं या राजा हैं, ये कैसे पावरफुल हुए, किस तरीके के चेंजेस आए, वो हम स्टडी करेंगे। ओके, सो सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। अब क्या था कि 3000 ईयर्स पहले, यानी वो जो 500 साल थे, उसके अंदर इतना कुछ चेंजेस हुए कि कुछ लोग जो हैं वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस को ऑर्गेनाइज करके राजा के रूप में अपनी क्या करते थे, अपने आप को रिकॉग्नाइज करते थे, अपने आप को पावर को दिखाते थे कि हम कितने पावरफुल हैं। तो सेक्रीफाइस अब आपको समझ में आया होगा, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं सेक्रीफाइसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि यज्ञ किए जाते थे,
ठीक है। या राजा यज्ञ करते थे, यज्ञ के अंदर वो काफी सेक्रीफाइस करते थे कई चीजें। तो इस तरीके से क्या होता था इन 500 सालों में, जो ये राजा होते थे, ये बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस जो हैं ये परफॉर्म किया करते थे, और अपने आप को क्या दिखाने के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। ओके, सो देखते हैं कैसे। So the Ashwamedh, yes, the Ashwamedh or horse sacrifice was one such ritual. अब यहाँ पर horse sacrifice इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो horse को भी यज्ञ में जो है यज्ञ करते थे तो horse को भी sacrifice कर देते थे, ठीक है, उसे भी मार देते थे। नहीं, यहाँ पर horse sacrifice का मतलब अभी आपको, जिसको अश्वमेध इस यज्ञ कहा जाता था, तो अगर आपने ये जो कोरोना काल आया था हमारा, ठीक है, तो इस 7 मंथ में आपने देखा होगा कि टीवी में रामायण चली है, रामायण अभी भी चल रही है, और रामायण चली थी, और उसमें जब अगर आप एंड के कुछ वो देखें, एंड के आप एपिसोड देखें, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो श्री राम है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके अंदर वो एक जो घोड़ा है, हॉर्स है, उसको वो छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसे बाद में लव कुश पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके का वो कुछ जो है रिचुअल्स थे। तो अभी आपको देखें, अभी समझाया जाएगा कि वो अश्वमेध यज्ञ में क्या क्या होता था अश्वमेध यज्ञ। ओके, सो द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस was one such a ritual, and a horse was let loose to wander freely, and it was guarded by the raja's men. एक्चुअली इसके ये जो था अश्वमेध जो यज्ञ होता था, ये एक ऐसा क्या था, ऐसा एक रिचुअल हुआ करता था जिसमें एक हॉर्स को, एक घोड़े को राजा के लोगों के, मतलब जो राजा के लोग होते थे, उनकी आर्मी जो होती थी, उनकी देखरेख में उसको ना फ्री छोड़ दिया जाता था, ठीक है, कि वो फ्रीली जो है क्या करेगा, वंडर फ्रीली घूमेगा, वो कहीं पर भी जा सकता है, उसको छोड़ दिया जाता था। और उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे कौन चलते थे, राजा की आर्मी, राजा के मैन उसके पीछे पीछे जाते थे। वो घोड़े को कंट्रोल नहीं करते थे, वो सिर्फ इसलिए जाते थे कि उनको ये देखना होता था कि जो घोड़ा है वो किस किस किंगडम से, किन किन सीमाओं से या कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सब देखते थे। तो साथ साथ में एक आर्मी चला करती थी। सो इफ द हॉर्स वंडर इनटू द किंगडम्स ऑफ other rajas and they stopped it, so they had to fight. अब क्या होता था, अब इस हॉर्स को छोड़ दिया जाता था फ्रीली घूमने के लिए। अब ये हॉर्स जो ये घोड़ा होता था, ये क्या करता था, ये दूसरे राजा की किंगडम्स होती थी, साम्राज्य होते थे, उनमें से भी ये होकर जाया करता था, ठीक है, ये उनमें से भी होकर जाता था। तो जिस किंगडम से होकर ये जाता है, ठीक है, तो वहां पर अगर वहां का कोई राजा, किसी भी किंगडम का, दूसरे किंगडम का राजा, अगर वो इस घोड़े को रोक लेता था, ठीक है, इफ दे स्टॉप्ड इट, अगर वो इस घोड़े को रोक लेते थे, सो दे हैड टू फाइट, तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको फाइट करनी पड़ती थी उसके राजा के साथ। और इफ दे अलाउड टू हॉर्स टू पास, और अगर वो उस घोड़े को अपने किंगडम से जाने देते थे, ठीक है भाई, कि कोई बात नहीं, ये हमारी किंगडम से पास होकर जा सकता है दूसरी जगह पर, तो अगर वो हॉर्स को वहां पर फ्रीली घूमकर जाने देते थे, सो इट मेंट, इसका मतलब क्या होता था, तो इट मेंट दैट दे एक्सेप्टेड दैट राजा as raja who wanted to perform a sacrifice was stronger than them. तो अगर मान लो किसी भी दूसरी किंगडम के राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका अपने किंगडम के अंदर, और उसको फ्रीली घूमने दिया और वहां से क्रॉस करने दिया, तो ये समझा जाता था कि वो जो राजा है, उस किंगडम का जो राजा है, वो जो ये राजा सैक्रिफाइसेस कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उस राजा को वो क्या करेगा, वो उसको अपने से ज्यादा स्ट्रोंगर समझेगा, और वो उसके अधीन हो जाएगा। वो राजा उसके, मतलब कौन सा राजा, जिस दूसरे किंगडम का राजा है, जिसमें से वो घोड़ा होकर गया है। अब मैं आपको दिखाई, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, ये एक किंगडम है जिसमें जो राजा है उसने अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, वो ओके, उसने एक घोड़ा छोड़ा, घोड़ा यहाँ से चला, ये दूसरी किंगडम आ गई, ठीक है, ये दूसरी किंगडम आ गई, यहाँ पर वो अश्वमेध यहाँ अपनी किंगडम से निकलकर दूसरे किसी राजा के किंगडम में, उसके साम्राज्य में चला गया। अब वो क्या हुआ कि अब वो यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, अगर यहाँ के राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस वो राजा जो है वो इस वाले राजा से लड़ने के लिए, ठीक है, ये मान लो बी राजा है और ये ए राजा है, तो ये बी को ए से लड़ना पड़ेगा। ओके, और अगर मान लो ये जाने देता है उस घोड़े को, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसने उसकी सुपरमेसी, किसकी, ए राजा की सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है और वो ये समझ गया है कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। ओके, सो यहाँ पर ये जो होता था, ये चीजें हुआ करती थी उस टाइम पर इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर। तो आपको अब याद आया होगा कि रामायण के अंदर क्या था, जब राम जी ने, श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उसके अंदर उन्होंने जब घोड़ा छोड़ा तो किसी ने उसे नहीं पकड़ा, लेकिन जब उनके जो उनके एरिया से निकल कर गया, तो लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा और उसके बाद लव कुश ने फाइट की थी, जिसके अंदर सभी आए थे उनसे लड़ने के लिए। हनुमान जी भी आए थे और भी सब आए थे, भरत लक्ष्मण सब उनसे लड़ने के लिए आए थे लव कुश के साथ। सो ये चीज होती थी। सो दीज राजा वर देन इनवाइटेड टू सेक्रीफाइस। अब क्या होता था, अब और दूसरी एक और चीज देखिए, देखो ये घोड़ा जो है जिस जिस उस दूसरी किंगडम में से जिस जिस एरिया से होकर जाएगा, इसका मतलब कि वो सारा एरिया अब किस राजा का हो गया है, ए राजा का हो गया है। ठीक है, जहां अगर मान लो वो सारी ही किंगडम में से घूमकर चला गया, तो सारी ही किंगडम किसके अंदर आ गई, ए राजा जो है उसके अंदर आ जाती है। क्लियर? सो अब क्या हुआ कि these rajas were then invited to the sacrifice। अब क्या होता था, ये जो राजा, जो दूसरी किंगडम के राजा होते थे, उन राजाओं को इन सेक्रीफाइस, जो वो यज्ञ चल रहा है उसमें इनवाइट किया जाता था, विच वॉज परफॉर्म बाय द स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट, जिसको कि क्योंकि उस यज्ञ को कौन परफॉर्म करता था, जो ट्रेन्ड प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी हुआ करते थे, ट्रेन्ड एजुकेटेड होते थे, वो स्पेशली उस सेक्रीफाइस को, उस यज्ञ को क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, एंड हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट। ओके, और फिर क्या होता था कि ये जो प्रीस्ट होते थे, जो ये पुरोहित होते थे, ये इस यज्ञ को संपन्न किया करते थे, और इसके लिए उन्हें क्या दिया जाता था, उपहार से भी उनको सम्मानित किया जाता था, गिफ्ट दिए जाते थे। एंड द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस, और वो राजा जो इस सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है, वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल। वो अब क्या, किस रूप में रिकॉग्नाइज होता था कि वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है, ठीक है, वो काफी पावरफुल, सबसे पावरफुल किंग है, राजा है। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम, और जितने भी और राजा उस इस चीज को मानकर कि वो राजा उन सब में पावरफुल है, वो सब उसके सेक्रीफाइस में आते थे, तो वो साथ में क्या लेकर आते थे, उस राजा के वहां पर सेक्रीफाइस में गिफ्ट लेकर आया करते थे। ओके, सो द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर। तो एक तरीके से राजा क्या हो गया था, एक सेंट्रल फिगर बन गया था, ठीक है, इन दीज रिचुअल्स। इन रिचुअल्स में अब ये राजा जो होता था, ये सेंट्रल फिगर बन गया था। एंड ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, और उसके लिए एक स्पेशल सीट जो थी, एक स्पेशल सीट, एक गद्दी, एक आथरोन, एक गद्दी जो है वो बनाई जाती थी, और टाइगर स्किन, और या फिर एक टाइगर स्किन। टाइगर, बच्चे टाइगर को क्या होता है, सबसे क्या माना जाता है, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली एनिमल माना जाता है। तो या फिर क्या होता था, इन राजाओं को एक टाइगर की स्किन उनके गद्दी पर बिछाई जाती थी, जो जो ये रिप्रेजेंट करती थी कि वो राजा जो है, क्योंकि वो टाइगर स्किन के ऊपर बैठा है, तो इट मीन्स कि वो काफी सबसे ज्यादा पावरफुल है। सो हिज चैरियटर, चैरियटर क्या होते हैं, जो रथ, वो होते हैं ना, चैरियटर कौन होंगे, जो सारथी होते हैं, जो घोड़े को उनको रथ को चलाते हैं। आपको याद होगा महाभारत में जो अर्जुन थे, अर्जुन के सारथी कौन थे, श्री कृष्ण थे। ओके, सो हिज चैरियटर, जो ये राजा होते थे, इनके जो चैरियटर, इनके जो सारथी होते थे, हु वाज कंपेनियन इन द बैटलफील्ड। अब आपको ये भी पता है कि जो सारथी होता है, ठीक है, जो राजा के रथ का सारथी होता है, अब वो राजा के, वो सिर्फ राजा जो भी परफॉर्म करता है, मान लो वो बैटल किसी युद्ध में गया, ठीक है, लड़ने के लिए गया, और वहां पर वो उस उनके रथ का सारथी है, तो वो जो भी कुछ राजा करता था, जो भी जैसे भी लड़ता था वो, ठीक है, तो वो सब कुछ वो सारथी देखता है, और तो बिल्कुल राजा के एक एक चीज को वो देखेगा कि वो क्या कर रहा है। सो ये क्या होते थे, ये उसके कंपेनियन हुआ करते थे, किसके, राजा के, क्योंकि जब वो वहां पर बैटलफील्ड के अंदर। ओके, सो ये सब करते थे। तो अब इसमें क्या है, तो ये किस लिए बता रहे हैं, एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटिंग टेल्स ऑफ हिज गैलोरी। तो अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पर
कि जैसे जो हमारे जो ये मतलब कि ये जो राजा होते थे, इसका जो ये क्या होता था, सारथी होता था, वो उसका क्या होता था, कंपेनियन, उसका सहचर, उसके साथ साथ चलने वाला होता था। और यज्ञ के अवसर पर वो क्या करता था, वो राजा की जो विजय होती थी, जो उसकी ग्लोरी होती थी, मतलब जो वो युद्ध के अंदर जो भी वो कुछ करता था, चाहे वो करता था या नहीं करता था, चाहे वो मतलब उस टाइम पर अपनी बहादुरी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये जो सारथी हुआ करते थे, चैरिटर हुआ करते थे, ये यज्ञ के टाइम पर उसकी विजय को और उसके और जो गुण होते थे उनके गुणों का गान करते थे इन यज्ञों के अंदर, ताकि सभी लोग जो है वो क्या हो जाए, वो इन्फ्लुएंस हो जाए राजा से कि राजा बहुत ही पावरफुल है। सो हिज, और उसके बाद नेक्स्ट, हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। अब जो उसके राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, खासकर उसकी जो रानियां होती थी या उसके जो बेटे होते थे, वो छोटे छोटे रिचुअल्स क्या करते थे, वो इस तरह के बड़े रिचुअल्स जो थे, मेजर रिचुअल्स, जो याशुमेध यज्ञ था, ये तो एक बहुत बड़ा मेजर रिचुअल्स था, तो वो रिचुअल सिर्फ राजा क्या करता था, लेकिन जो और जो छोटे छोटे रिचुअल्स हुआ करते थे वो कौन करते थे, उसके रिलेटिव, जैसे उसके वाइफ या सन। सो द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर। जो दूसरे राजा होते थे ना, वो सिर्फ क्या होते थे, वो एक स्पेक्टेटर्स होते थे। स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, दर्शक, ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस क्या काम करती है, सिर्फ देखती है ना, जो कुछ हो रहा होता है सामने उसको देखती है। तो ये जो दूसरे राजा हुआ करते थे, जो सेक्रीफाइस में जब होती थी तो उसमें आते थे, तो ये जस्ट एक स्पेक्टेटर होते थे, एक ऑडियंस होती थी, हु हैड टू सिट, जो कि वहां पर आ जाती थी सेक्रीफाइस में और वहां पर बैठ जाती थी। ठीक है, एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, और जो भी परफॉर्मेंस होती थी सेक्रीफाइस की, उसको सिर्फ वो देखा करती थी। जैसे यज्ञ चल रहा है तो आपने देखा होगा कई बार टीवी में आप देखते हैं कि आसपास में जो है बहुत सारे राजा बैठे होते हैं लाइंस में, तो सिर्फ वॉच करते हैं वो और कुछ नहीं करते। ठीक है, सो प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स, जो पुजारी होते थे वो इन रिचुअल्स को परफॉर्म क्या करते थे, इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग सेक्रेट वाटर। सेक्रेट क्या होती है, जो पवित्र वाटर, जैसे हमारे यहाँ पर हम गंगा का जो हमारा जल है उसको हम पवित्र मानते हैं, और जितने भी हमारे पूजा पाठ होते हैं तो हम गंगा के जो जल होता है वो थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं या स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं। तो जो भी सेक्रेट वाटर हुआ करता था, पवित्र जल हुआ करता था, वो स्प्रिंकल किया जाता था किसके ऊपर, राजा के ऊपर। सो द ऑर्डिनरी पीपल, जो आम इंसान होते थे, ऑर्डिनरी पीपल, जिसमें विश, जिसको वैश्य कहा जाता था, वैश्य, एंड ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट, वो भी साथ में क्या, ये हमें अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्णास, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये विश जो वैश्य थे ये कौन थे, या आगे हम शूद्र के बारे में, इन सारी कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ऑर्डिनरी पीपल, जो आम इंसान होते थे, विश या वैश्य, ऑल्सो ब्रॉट अ गिफ्ट, ये भी गिफ्ट लेकर आया करते थे। एंड हाउ एवर some people such as those who were regarded as shudras by the priest, कहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनको कि पृष्ठ, जो पुजारी होते थे, उनके द्वारा उन्हें शूद्र कहा जाता था। ठीक है, शूद्र, अभी हम देखेंगे ये शूद्र कौन होते हैं। ठीक है, तो शूद्र जो कहा जाता था वो भी यहाँ पर आते थे, वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, लेकिन इनको क्या होता था, इनको बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जिसमें से उनको एक्सक्लूड किया हुआ था, निकाला हुआ था, मतलब कि इस तरह के कोई भी सेक्रीफाइस ये नहीं करते थे, ना इनको इस तरह के कोई यज्ञ जो है वो परफॉर्म करने का ना तो उनको कोई अधिकार था, कोई राइट था। ठीक है, और उनको जो है कई सारे ऐसे रिचुअल्स थे जिसमें उनको वहां से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट इतना आपको? नेक्स्ट इज, यस, अभी मैंने आपको बताया था कि जो बीच में अभी वर्ड आए हैं विश और शूद्र, तो ये वर्णास हम स्टडी करेंगे तो इसमें आपको सारा क्लियर होगा कि ये क्या थे। ठीक है, सो वी हैव, यस, नाउ वी स्टडी about varnas. So we have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and Yamuna during this period. अब जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं, ठीक है, ये जो वर्णास, अगर हम बात करें पिछले चैप्टर की बात करें तो हमने जो वेद पढ़े, ऋग्वेद की हमने मेन स्टडी की है, जो सबसे पुराना वेद था उसकी स्टडी की, और मैंने आपको बताया कि जो हमारा मैप है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर वो कहाँ पर होता था, इंडिया के अंदर वो यहाँ पर
ये नॉर्थ वाला जो एरिया होता था, नॉर्थ इंडिया, वहां पर मेन जो था इन ये जो वेद थे इनको कंपोज किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पर कई सारी ऐसी बुक्स हैं, ज्यादातर ये जो बुक्स थी ये जो कंपोज की गई थी वो इस नॉर्थ इंडिया में ही कंपोज की गई थी। सो वी हैव मैनी बुक्स दैट वर composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and Yamuna during this period. ठीक है, स्पेशली वो वाले एरिया जहां पर गंगा और यमुना जो है वो बहती थी। तो ये हम पिछले चैप्टर में स्टडी किया है हमने। अगर आपको अभी भी कुछ क्लियर करना है तो आप दोबारा से उन वीडियोस को देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा था वहां पर। ठीक है, सो दीज बुक्स वर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। यस, ये जो बुक्स होती थी अक्सर इनको क्या कहा जाता है, लेटर वैदिक। इससे पहले, क्योंकि इनसे पहले जो था वैदिक पीरियड था। ठीक है, जब बुक्स आई थी इन बुक्स से पहले वैदिक पीरियड था, और ये जब बुक्स आई, जो ये बुक्स हमें जो रिटर्न में मिली हैं, तो ये हमारी क्या हुई, लेटर वैदिक पीरियड था। बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर ऋग्वेदा, क्योंकि हमने कहा था कि ऋग्वेद जो था वो सबसे पुराना वेद है, और इसके बाद हमारे जो और 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये हमारे बाद में आए हैं। ठीक है, सो आफ्टर ऋग्वेद अबाउट यू लर्न इन चैप्टर 5 these include the सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। और इसके साथ साथ और भी जो दूसरी बुक्स थी, ये तीनों देखो, ये तीनों सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, और साथ ही साथ जितनी और भी बुक्स थी ये सब हमारे ऋग्वेद के बाद बहुत साल के बाद ये आई हैं। एंड दीज वर कंपोज बाय प्रीस्ट। और ये किनके द्वारा कंपोज की गई थी, ये सारे सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ये भी प्रीस्ट जो थे, जो पुजारी हुआ करते थे, पढ़े लिखे होते थे, उनके द्वारा ये कंपोज की गई थी। एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल वर टू बी परफॉर्म, जिसके अंदर वो ये बताते थे कि कैसे जो ये पुजारी थी ये डिस्क्राइब करते थे कि जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। साथ ही साथ ये जो प्रीस्ट हुआ करते थे, ये रूल्स जो होते सोसाइटी के लिए रूल्स भी बनाया करते थे। अब ये देखिए, ये रूल्स बनाया करते थे, तो मेन कौन काम करता था, मेन कौन इस चीज को कर रहा था, प्रीस्ट, जो ब्राह्मण जिनको कहते थे हम, ये जो ब्राह्मण होते थे, ये पुजारी होते थे। ठीक है, ये मेन इनका काम होता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोसाइटी में लोगों को बांटा। कैसे बांटा, अब क्या था कि उस टाइम पर क्या होता था कि हर कोई बहुत सारे लोग होते थे, जैसे प्रीस्ट हो गए, ठीक है, प्रीस्ट जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, वॉरियर्स हो गए जो युद्ध लड़ते थे, ठीक है, युद्ध करा करते थे, फार्मर्स हो गए, हर्डर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग मैन हो गए, ठीक है, फॉरेस्ट पीपल हो गए। तो हर किसी इंसान का अपना अलग अलग काम हुआ करता था। तो इन जो ये प्रीस्ट थे, इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में कुछ प्रीस्ट ने क्या करा कि ये जो काम थे, इन काम के अकॉर्डिंग लोगों को क्या कर दिया, कैटेगरी बना दी। ठीक है, उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई, ग्रुप बनाए, जिसमें उन्होंने उनके वर्क के अकॉर्डिंग उन्हें बांट दिया। जैसे कि जो प्रीस्ट थे, जो ये इस तरीके के पढ़े लिखे होते थे और ये क्या करते थे, यज्ञ वगैरह क्या करते थे, तो उन्होंने उसमें ब्राह्मण को फर्स्ट वर्णा में डाल दिया। ठीक है, उन्होंने 4 वर्णा में, इनके काम के अकॉर्डिंग 4 वर्णा में डिवाइड किया। पहला वर्ण ब्राह्मण, जिसके अंदर वो सारे ये रिचुअल्स वगैरह करते थे। सेकंड, उन्होंने क्या करा कि जो युद्ध वगैरह लड़ने जाते थे, ये सब थे, तो इनको अक्षत्रिय में डाल दिया कि वो अक्षत्रिय हम उनको कहेंगे जो इस तरह के काम करते हैं, युद्ध वगैरह में जाते हैं। तीसरे जो थे, जैसे विश, जिसमें हमारे पीछे आया, विश या वैश्य, उसमें आम इंसान, जिसके अंदर ये हमारे फार्मर, हर्डर, ठीक है, या ट्रेडर्स जो होते थे, वो उसमें आ गए। अब इसके अलावा और क्या होता था, अब जैसे मान लो जहाँ रह रहे हैं वहाँ की साफ सफाई भी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब गंद में तो कोई नहीं रहना चाहता, तो ये काम भी तो कोई करता है। तो जो लोग उस काम को कर रहे थे, साफ सफाई का जो काम हो रहा था, तो उसके अंदर किनको डाला गया, उनमें मतलब जो लोग उस काम को कर रहे थे उनको शूद्र बोल दिया गया। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये चीज डिसाइड हो रही है कि जो पहले ये जो वर्णा में वर्ण जो ये है, वर्णा डिवाइड किए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उनके केवल वर्क के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उसको क्या करा, कुछ लोगों ने अब बाद में जाके उसको बर्थ के अकॉर्डिंग कर दिया। कि अब क्या हुआ, मतलब कि पहले क्या होता था कि मान लो काम के अकॉर्डिंग है, मान लो अभी क्या हो रहा है कि जो शूद्र है, शूद्र में जिनको दिया कि जो लोग क्या कर रहे हैं,
साफ सफाई करेंगे उनको शूद्र बोलेंगे। अब क्या हुआ, उनमें से किसी का मान लो बेटा हुआ या बेटी हुई, ठीक है, अब वो क्या है, वो मान लो बहुत अच्छा वॉरियर है, योद्धा है बहुत अच्छा, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये नहीं था कि वो भी शूद्र हो जाएगा। अगर वो योद्धा है तो वो अक्षत्रिय में आ जाता था कि वो लड़ाई करने जाएगा, ठीक है, या जिसके अंदर जो है मतलब व्यापार करने की बहुत अच्छी समझ होती थी तो उनको वैश्य में डाल दिया जाता था। तो ये नहीं था कि भाई जो शूद्र है, शूद्र का मान लो एक को शूद्र कहने लगे कि भाई ये सफाई करते हैं इसको शूद्र बोलो, अब इसका आगे बेटा होगा तो वो भी शूद्र ही होगा और उसका आगे बेटा होगा तो वो भी शूद्र होगा, नहीं ऐसे नहीं था, ठीक है, जिसकी जैसी क्वालिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग उसको वो बोल दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको बाद में इसको बर्थ में चेंज कर दिया, यानी अब एक बार हो गया तो मतलब अब अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का अगर आगे बेटा हुआ, अब ये जो प्रीस्ट थे इनको लगा कि भी मेरा बेटा है, अगर मेरा बेटा क्या हुआ कि ये सब नहीं कर पाया, पढ़ने लिखने वाला काम या ये सब मंत्र वगैरह नहीं पढ़ पाया, तो जो भी ये होगा, मान लो इसने अगर साफ सफाई में ये ज़्यादा एक्सपर्ट है तो इसको शूद्र बोलना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने क्या करा, आगे इसको बर्थ में चेंज कर दिया कि नहीं, ब्राह्मण का आगे बेटा ब्राह्मण ही होगा, ठीक है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही कहलाएगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही खिलाएगा, शूद्र का आगे शूद्र होगा। तो ये बाद में सब चेंज हुआ, ये हमारी जो सोच है आज की ये वो है, लेकिन ऐसी सोच पहले नहीं थी। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो काम जो करते थे उस काम के अकॉर्डिंग उसको वो बोल दिया जाता था, क्लियर। और हम कहते हैं कि भगवान ने ये इनको ऐसे ही किया है, ऐसे ही पैदा किया कि शूद्र में है या कुछ है, ये हमारे ही द्वारा बनाई गई चीजें हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम इसको स्टडी करें तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, सो देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी इन दिस टाइम। इस टाइम में बहुत सारी ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, ठीक है, जो पुजारी होते थे, वॉरियर्स जो योद्धा होते थे, फार्मर्स, हर्डर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉर एंड फॉरेस्ट पीपल। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो अलग अलग ये काम किया करते थे। एंड सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ पुजारी और जो योद्धा होते थे वो अमीर होते थे, एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर, ओके। एंड उसके बाद अब उसी वही कुछ जो फार्मर्स और व्यापारी होते थे वो भी धनवान हुआ करते थे, वो भी रिच हुआ करते थे। अदर्स इंक्लूडिंग जो दूसरे अगर हम देखें उसमें बहुत सारे हर्डर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। ये ज्यादातर ये जो कुछ लोग होते थे ये पुअर हुआ करते थे। सो द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल, तो ये जो पुजारी थे, ये ब्राह्मण थे, इन्होंने क्या करा, लोगों को डिवाइड कर दिया 4 ग्रुप्स में, जिनको क्या कहने जाने लगा, जब इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो इसे क्या कहने जाने लगा, वर्णास, ठीक है, ठीक है। 4 ग्रुप्स में जब इन लोगों को डिवाइड किया तो किनके द्वारा, क्रिस्ट के द्वारा, तो उनको क्या कहा जाने लगा, वर्णास। सो अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग जो है हर एक जो वर्ण है उसका अपना एक अलग क्या होता था, डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस होते थे, काम होते थे। एंड द फर्स्ट वर्ना वाज दैट ऑफ ब्राह्मण। जो पहला वर्ण था उसमें कौन थे, ब्राह्मण। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड जैसे वेद वगैरह हैं उनको पढ़ाने का काम वो करेंगे। एंड परफॉर्म सेक्रीफाइस यज्ञ वगैरह करेंगे एंड रिसीव गिफ्ट, ठीक है। सेकंड जो प्लेस आया वो किसका आया, रूलर्स का, ठीक है, रूलर्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, रूलर्स कौन होते थे, अक्षत्रिय, जिनको क्या कहा जाने लगा इन रूलर्स को, अक्षत्रिय। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल, इनसे ये क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये क्या करते हैं, ये बैटल लड़ाइयाँ लड़ेंगे एंड प्रोटेक्ट पीपल, और लोगों की रक्षा करेंगे। थर्ड में आते हैं विश या फिर आप कहें वैश्यास। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, ये इनमें इनको किस कैटेगरी में डाला गया, ये क्या करेंगे, या तो ये फार्मर्स होंगे, हार्डर हो गए, ट्रेडर्स हो गए। एंड बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस। अब जो ये क्षत्रिय और वैश्यास जो थे ये दोनों के दोनों क्या कर सकते थे, इन दोनों को सेक्रीफाइसेस यानी यज्ञ करने का अधिकार दिया गया। इन सबको यज्ञ करने का, किसको, अक्षत्रिय, ब्राह्मण तो कर ही सकते थे लेकिन साथ ही साथ जो क्षत्रिय थे, वैश्यास थे, उनको भी सेक्रीफाइसेस यानी यज्ञ करने का राइट दिया गया था। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो यस स्टूडेंट्स, एक्चुअली टाइम इज ओवर नाउ। सो ये नेक्स्ट जो हमारे पास एक और पैराग्राफ है ये नहीं होगा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे स्टडी करेंगे। Okay, so that's all for today. Have a good day.